हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम इसमें सोशल साइंस के ठीक है जो भी हमारी सोशल स्टडीज़ है एसएसटी के कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इसको देख ही सकते हैं कि हमारे सीटेट के प्रीवियस पेपर हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर ये 27वां लेक्चर है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहले आपको असर्शन दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपने इसको पहले वाली स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि जो इसका दूसरा रीज़न दिया हुआ है क्या यह सही है, और इसके हिसाब से आपने इस ऑप्शन को सही बताना है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे, फिर हिंदी में रीड करेंगे, फिर हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सी बात कही गई है। इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन लंडन। ठीक है, तो इसका रीजन क्या बताया हुआ है। इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82°30' ईस्ट। ठीक है, तो इसका अब हम हिंदी में भी जो अनुवाद है उसको भी पढ़ लेते हैं। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर 7:30 हुए हैं। कहाँ के, इन्होंने बताया कि शाम के यहाँ पर 7:30 हो चुके हैं। तो इसका कारण क्या बताया हुआ है उन्होंने कि भाई जो भारत में ग्रीनविच के पूरब में 82°30' पूरब में स्थित है। ठीक है ना, तो क्या इसका सही आंसर आपने बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने बात क्या कही हुई है। इन्होंने कहा है कि जो लंदन है, ठीक है, लंदन आपको पता है ये ऑलरेडी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो लंदन में जो ग्रीनविच लाइन है वो वहां से होकर गुजरती है। ठीक है ना, तो लंदन में से ग्रीनविच लाइन होकर गुजरती है। तो इन्होंने कहा है कि भाई ये 2 बजे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भारत में उस टाइम पर 7:30 बजे हैं। तो इसमें हमें बताना है कि जो इसमें दूसरी स्टेटमेंट बताई हुई है तो क्या इसका ये रीजन सही है। तो इन्होंने बताया है कि जो भारत है वो 82.5° पर क्या है वो स्थित है। ठीक है ना, तो आपको पता है ना लैटिट्यूडनल अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी बड़े डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा कुछ भी तो आपने क्या करना है, हमारी ज्योग्राफी की जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें वो सारी वीडियोस आपने जरूर से देख लेनी है। तो यहाँ पर जो इसका रीजन होगा वो क्या रीजन इसका ये सही है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है जो भारत है वहाँ से जो रेखा गुजरती है, ठीक है, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो मिर्ज़ापुर का इलाका है वहाँ से एक रेखा गुजरती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो 82.5° पर स्थित है। और इसीलिए ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि 7:30 यहाँ पर कहाँ हुआ है कि 7:30 यहाँ पर इंडिया में हो रहे हैं और 2 यहाँ पर लंदन में बज रहे हैं। तो आपको ये तो पता ही था कि भाई लंदन और इंडिया के बीच में कितने घंटे का समय होता है, 5.5 घंटे का। ठीक है ना, 5.5 यहाँ पर आवर्स का यहाँ पर डिफरेंस है। तो इसीलिए, और आपको पता है कि हमारे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यहाँ पर अगर हम अपने ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर कितने टोटल टाइम जोन है, तो यहाँ पर टोटल टाइम जोन है 24। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर हम बात करें 1 डिग्री में, तो ये दोस्तों मैं आपको ऐसा मत समझना कि हाँ भी हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो जो मैं यहाँ पर आपको बातें बता रहा हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, वो 4 मिनट होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें 1 आवर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में यहाँ पर कितने डिग्री बनता है, तो ये बनता है 15 डिग्री। ठीक है ना, तो 15 के हिसाब से यहाँ पर आपको पता है पूरे ग्लोब में उसका जोड़ कितना बनता है, यहाँ पर 360 बनता है। अगर हम 360 को, ठीक है, अगर हम 360 को यहाँ पर अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 24 आएगा। ठीक है ना, तो हमारे पूरे भारत में नहीं, पूरे ग्लोब पर यहाँ पर 24 टाइम जोन है। ठीक है, मतलब कि 1-1 घंटे का फर्क है। तो यहाँ पर 24 यहाँ पर टाइम जोन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए अगर आप भारत और लंदन की बात करें तो यहाँ पर 5.5 घंटे का फर्क होता है। तो इसीलिए जो इसकी असर्शन यहाँ पर दी हुई है और इसका जो रीजन दिया हुआ है ये दोनों सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में बताया हुआ है कि जो असर्शन ये फर्स्ट दी हुई है और यहाँ पर जो सेकंड दिया हुआ है ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, कि ए तो गलत है बट यहाँ पर बी क्या है, गलत है। बट हमको तो ये पता है कि ये दोनों ही सही हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, सही हैं। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड में ही हमें मिल गया, किसी और ऑप्शन पर जाने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपने
टिक कर देना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ आया हो तो आपने कमेंट करना है, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, इस पर मैं आपको सारा कंसेप्ट है जो अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर इसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे। अब हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन पर, तो दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन टाइम जोन। तो ये भी टाइम जोन वाला ही क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने सही उत्तर का आंसर देना है। तो यहाँ पर बताया हुआ है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर स्टेटमेंट ए है, सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कई यहाँ पर देश हैं, तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जो देशांतरीय विस्तार है वो एक से अधिक होने के कारण वहाँ पर आपको ज़्यादा मानक समय देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है ना कि भारत में जो मानक समय है वो सिर्फ एक ही देखने को मिलता है। अगर आप वैसे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में तो वो वहाँ पर सवेरे जल्दी हो जाती है। अगर आप गुजरात की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी लेट होती है, ठीक है ना, तो लगभग 2 घंटे का आपको फर्क मिलता है। बट फिर भी हम जो भारत है 82.5 डिग्री पर जो मानक जो समय तय किया गया है उसके हिसाब से हम एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने को क्या यहाँ पर बात मिली कि यहाँ पर जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्होंने एक से ज़्यादा यहाँ पर जो टाइम जोन्स हैं यहाँ पर फॉलो किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो इसमें क्या बात लिखी हुई है, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ द 1 आवर ईच। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था तो मैं वैसे मुझे पता नहीं था कि भाई ये जो हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये बात भी लिखी होगी। तो यहाँ पर अगर हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो पूरे विश्व का जो है, ठीक है, पूरे ग्लोब में हम अपने पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। अगर हम यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच टाइम जोन कवर 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सभी टाइम जोन है ये 15 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है वो कवर करता है। अब हम इसको एक बार हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर समय क्षेत्र पर दिए गए, ठीक है, ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने ये बात कही है कि भाई कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, मतलब ये कि उन देशों का जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर एक से अधिक जो टाइम जोन है वो यहाँ पर अपनाए गए होंगे। या फिर यहाँ पर बी ऑप्शन लिखा हुआ है कि पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम तीसरे की बात करें तो प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र में को घेरता है, ठीक है, प्रत्येक समय क्षेत्र के 15 डिग्री देशांतर तक को घेरता है। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये जो तीनों बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है ना, तो ये तीनों बातें ही यहाँ पर बिल्कुल ही सही हैं, ठीक है ना। तो ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही ये ऑलरेडी हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था कि भाई ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप देखिए कि भाई किसमें यहाँ पर तीनों ऑप्शन है वो सही लिखे हुए हैं। तो आपने ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, बाकी ऑप्शन को यहाँ पर कोई देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको डेड श्योर होना ही चाहिए कि भाई ये तीनों ऑप्शन क्या है, ये सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, वो ए बी सी ये तीनों क्या है, ये तीनों सही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, ठीक है, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमोस्फेयर लेयर बिगिनिंग फ्रॉम द अर्थ सर्विस। तो हमने ये बातें ये डिस्कस की हुई थी कि जो पृथ्वी पर सतह आपको देखने को मिलती हैं तो सबसे पहले वाली परत कौन सी आती है, दूसरे नंबर पर कौन सी परत आती है, तीसरे पर कौन सी है, चौथे पर और पांचवें पर कौन सी है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ऑप्शन नंबर 3 मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, शोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्य मंडल, शोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल या फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल या फिर शोभ मंडल। तो आपको ये जवाब बिल्कुल से आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर से हम ये डिस्कस कर लेंगे, तो ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें से कौन सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, तो हमने पहले पढ़ा था कि जो सबसे नीचे वाली जो यहाँ पर होती है, जो यहाँ पर लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। तो सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर के बाद यहाँ पर आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपको यहाँ पर कौन सी रेखा देखने को मिलती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वो मीजोस्फेयर देखने को मिलती है,
ठीक है ना। अब हम मीजोस्फेयर के बाद बात करें तो यहाँ पर आपको थर्मोस्फेयर देखने को मिलेगी, थर्मोस्फेयर के बाद आपको यहाँ पर एक्सोस्फेयर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, और हाँ ये बिल्कुल सही भी है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, शोभ मंडल। समताप मंडल किसे कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को। अगर हम यहाँ पर बात करें मध्य मंडल को, तो मध्य मंडल को हम यहाँ पर मीजोस्फेयर कहते हैं, थर्मोस्फेयर को यहाँ पर हम वायुमंडल कहते हैं, और बहिर्मंडल यहाँ पर एक्सोस्फेयर को कहते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी विशेषताएं भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस ही नहीं करना, यहाँ पर और भी इसके और भी कंटेक्स्ट में डिटेल में भी जाएंगे, जिसके कारण आपके एक क्वेश्चन से यहाँ पर 3 से 4 या फिर 4 से 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है, तो अगर हम आपको ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि जो बारिश है या फिर जो बिजली लश्क रही है, ठीक है, तो ये जो क्रियाएं हैं या फिर जो बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होती है, ये कौन सी लेयर में होती है, ठीक है ना। तो ये होती है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर में होती है क्रियाएं, और इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में शोभ मंडल। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो रेखा अलग करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है ना। ट्रोपोपॉज किसको अलग करती है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की क्या विशेषता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो कि आपको यहाँ पर सेकंड पे दिखाई दे रही है, जिसको हम हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, तो समताप मंडल में आपको जो ओजोन लेयर है, ठीक है, जो कि हमें पैरावैगरणी किरणें, मतलब कि जो सूरज की हानिकारक किरणें हैं, हार्मफुल रेज हैं, वो उनसे हमको बचाती है, ठीक है ना। तो ये इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हम बात करें अगर हम मीजोस्फेयर की, जिसको हम हिंदी में मध्य मंडल कहते हैं। तो मध्य मंडल में अगर जो आपने देखा होगा जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, ठीक है, जो मीटेरॉयड, जो यहाँ पर आपको मीटेरॉयड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि जो भी पत्थर आते हैं, ठीक है, ऊपर से आकाश से, तो ये इसी लेयर में जलकर खत्म हो जाते हैं। तो ये अगर आप लास्ट टाइम देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर गलत कर आए थे, तो आपने इसको याद कर लेना है। तो मीजोस्फेयर में जो भी उल्का पिंड या फिर जो भी ऊपर से पत्थर आते हैं ना, ठीक है, जो भी जलते जलते हुए आते हैं, तो वो इसी लेयर में क्या हो जाते हैं, जलकर खत्म हो जाते हैं। किसमें, मीजोस्फेयर में। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्मोस्फेयर की, तो थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहा जाता है, ठीक है ना। थर्मोस्फेयर को यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सोस्फेयर की, तो बहुत सारे जो आपको सैटेलाइट्स हैं वो या फिर एक्सोस्फेयर में या फिर थर्मोस्फेयर के बीच में, ठीक है, ये आपको इन्हीं दोनों के बीच में या फिर एक्सोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और एक्सोस्फेयर सबसे बाहरली परत है, ठीक है ना, एक्सटर्नल क्या है ये लेयर है, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे ढंग से याद हो गया होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो 34 का अगर अब आप देखेंगे तो सीजन्स अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो जो मौसम में बदलाव आता है, ठीक है, जो भी ऋतुओं में बदलाव आता है वो किनके कारण आता है। जैसे कि आप देखते होंगे अभी तो गर्मियों का टाइम चल रहा है, अभी थोड़े टाइम बाद अभी आपको पता है ना कि रेनी सीजन शुरू हो जाएगा। रेनी सीजन के बाद क्या हो जाएगा, जो भी आप कह सकते हैं कि जो ठंड की जो ऋतु है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसके बाद बसंत आएगी, उसके बाद फिर गर्मियाँ आएंगी, है ना। तो ये सब होता किनके कारण है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, ठीक है, फॉलिंग वर्टिकली 23.5 डिग्री यहाँ पर बात कही गई है कि भाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है ना। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी तो आप पूछेंगे कहाँ पर है, तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये ग्लोब है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कौन सी लाइन है, ये है इक्वेटर, ठीक है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करें ये कौन सी रेखा है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कौन सी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये नीचे वाली कौन सी है, ये मकर रेखा है, ठीक है ना। तो इन्होंने बात कौन सी कही है, कैप्रिकॉर्न के, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपको नीचे वाले पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि भाई 23 डिग्री जो साउथ है, यहाँ पर आपको पता है ना ये क्या है, ये वाला जो पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। तो इन्होंने बात कही है साउथ पोल में कि भाई 23.5 डिग्री पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं उसके कारण आपको मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन सही है, आपने बताना है। तो अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन, कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो घूम रही है वो अर्थ, उसका जो झुकाव है, ठीक है, वो उसके एक्सिस के कारण ये सब बातें हो पा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, कि जो यहाँ पर इल्यूमिनेशन, ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, कि भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फोर्थ की बात करें, जो फोर्थ ऑप्शन है कि एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इन ऑर्बिटल प्लेन, कि जो भाई हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पर जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। एक बार हम इसको हिंदी में भी पढ़ ही लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो ऋतुओं का निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से निर्माण होता है। तो मकर रेखा पर सूरज की सीधी किरणें 23.5 डिग्री पर पड़ती हैं, दक्षिण पर पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना है, या फिर पृथ्वी को अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है, या फिर पृथ्वी के अक्ष पर कक्षीय सतह के 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका आपने आंसर बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। कैसे है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी एक तो झुकी हुई है, ठीक है, तो झुकी हुई होने के कारण ही जो आपको मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं, और उसके साथ ही जो पृथ्वी है वो खुद घूमते घूमते क्या करती है, वो पूरे कह सकते हैं कि जो हमारी जो सौरमंडल है, जो हमारा सूरज है, ठीक है, सूरज के आसपास भी चक्कर लगाती है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखना है कि खुद घूमने के कारण, ठीक है, जो पृथ्वी है अगर वो अपने अक्ष पर घूमेगी तो क्या होगा, दिन रात होंगे, बट ये अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है ना, अपने अक्ष पर झुकी हुई के कारण। और जो पृथ्वी के जो यहाँ पर सूरज है, ठीक है, ये आपको सन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सन है। ये सन के आसपास जो चक्कर लगाया जाता है, जो ये सन के आसपास जो चक्कर लगाया जाता है, और खुद झुके होने के कारण ही यहाँ पर जो मौसम में बदलाव है, यहाँ पर आपको जो भी ऋतुओं में बदलाव है वो आपको देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 34 है, मतलब कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ही सही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर बाय परसेंटेज इज, कि यहाँ पर जो प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है, कि जो यहाँ पर बात बताई हुई है कि भाई जो हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पर कौन सी ऐसी जो गैस है वो जो सबसे अधिक है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कितने प्रतिशत है, ठीक है ना, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, या फिर ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, इसको चलो हिंदी में इंग्लिश में सेम ही है। तो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में ये कौन सी गैस है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसका सही आंसर है। और नाइट्रोजन लगभग कितनी है, ये लगभग 78% है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की तो ये लगभग 20 पॉइंट कुछ समथिंग है, लगभग 78% है, ठीक है ना। 20.78%, मतलब कि मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 21% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। और बाकी का अगर आप देखेंगे परसेंटेज जितना यहाँ पर बच गया, ठीक है ना, उसमें आप कह सकते हैं कि जो हीलियम या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है, फिर उससे कम आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो 36 क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बातें बतानी है आपको। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स बताई हुई हैं और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, लैब्राडोर इज अ वार्म करंट, या फिर एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। तो यहाँ पर अगर एक बार हम हिंदी में पढ़ लेते हैं कि जो ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों के जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हुआ चलूंगा कि जैसे कि ये आपका क्या है, ये ग्लोब है, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट पर क्या बात कही है, जैसे कि आपको पता है ना, यहाँ पर कौन सी रेखा आती है, यहाँ पर आती है इक्वेटर, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर आपको क्या आता है, यहाँ पर ये आता है नॉर्थ पोल, ये आता है यहाँ पर साउथ पोल। तो इन्होंने बात क्या कही हुई है कि जो यहाँ पर जो ठंडी जल धाराएं हैं, ठीक है ना, ठंडी मतलब कि जो कोल्ड करंट है,
ठीक है, ये उच्च मतलब कि इस वाले रीजन से क्या करते हैं, ये पोलर रीजन से आते हैं, ठीक है, लोअर लैटिट्यूड पर, मतलब कि ये इस साइड से इस साइड की तरफ ये आती हैं, ठीक है, जो जलधाराएं होती हैं। इन्होंने ये फर्स्ट ऑप्शन में कहा हुआ है और इन्होंने कहा है कि जो लैब्राडोर है वो क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है ना, लैब्राडोर क्या है, एक गर्म जलधारा है। या फिर जो ऑप्शन नंबर सी बताया हुआ है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, मतलब कि जो कोल्ड और यहाँ पर जो वार्म करंट हैं, जो ठंडी और गर्म धाराएं हैं जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर मछलियों को पालने के लिए जो मत्स्य पालन है उसको यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। अगर हम यहाँ पर बी की बात करें तो जो लैब्राडोर है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है ना, तो आपने इसको याद कर लेना है। लैब्राडोर क्या है, ये एक ठंडी जलधारा है। और यहाँ पर बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शन है ए और सी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने यही तो पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए और सी है, ठीक है, आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिलता है, जो ऑप्शन नंबर ए और सी है ये दोनों सही है। अब हम यहाँ पर बात करें कि भाई जो ऑप्शन नंबर ए है वो कैसे सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है तो इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि जो धाराएं होती हैं, ठीक है, तो जो धाराएं होती हैं वो ठंडी जल धाराएं, मतलब कि जहाँ पर आपको ठंडा ज़्यादा मिलता है वो वहाँ से क्या करती हैं, फ्लो करना शुरू करती हैं। अगर आप यहाँ पर हवाएं की बात करें तो हवाएं क्या होती हैं, जो यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर से, ठीक है, वो कम प्रेशर की तरफ जो यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं। तो इसी तरह जो ये ठंडी जल धाराएं होती हैं ये गर्मी की तरफ आती हैं यहाँ पर, क्योंकि इक्वेटर वाली साइड पर क्यों आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है सूरज की किरणें होती हैं वो सारा साल पड़ती रहती हैं। तो यहाँ पर गर्म होने के कारण जो यहाँ पर जो दबाव होता है, ठीक है, वो हो जाता है कम, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो ठंडी जल धाराएं हैं वो इस साइड में ये आना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल ही सही है। अब हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, ठीक है, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या होता है, हिमनद। तो हिमनद से जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो निक्षेपण से जो यहाँ पर कलाकृति बनती है, ठीक है ना, स्थलाकृति बनती है, उसका हमने नाम बताना है। तो इसका हम यहाँ पर नाम है वो मोरेन्स है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है वो है मोरेन्स। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी आपको जो स्थलाकृति है वो बनने को मिलती है। तो हमने ये मोरेन्स नाम की बात की थी कि भाई जो भी आपने देखा है ना जो ग्लेशियर्स होते हैं, मान लीजिए कि ये ग्लेशियर्स है, ठीक है, तो क्या होता है जैसे कि जो पानी है, ठीक है, तो पानी क्या होगा, जो बर्फ़ वाला पानी है वो यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा ना, ठीक है, फ्लो करने के कारण क्या होगा, जो यहाँ की चट्टानें होंगी, तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी, ठीक है ना, तो वो इसको खुरच कर यहाँ पर ले आएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर बिछा देगा, तो यहाँ पर कुछ स्थलाकृति बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोरेन्स कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें लोइस की, तो यहाँ पर लोइस क्या होते हैं कि जब भी यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो हवाएं चलने के कारण जो भी यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक जगह इकट्ठे होने के कारण यहाँ पर जो लोइस नाम की जो स्थलाकृति है या फिर वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हवाओं से मेन आप कह सकते हैं कि जो लोइस है वो यहाँ पर बनने को देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तटबंध, अब ये लेविस क्या होता है, ठीक है ना, LEVES, जो तटबंध है हिंदी में इसको तटबंध कहते हैं। तो ये कैसे बनता है, तो इसको मैं एक और आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या था, एक यहाँ पर नदी थी, ठीक है ना, जैसे या फिर बारिश हो गई तो यहाँ पर क्या थी, एक नदी यहाँ पर बहकर चली गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जब नदी यहाँ पर बह के जा रही थी, ठीक है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है, नदी यहाँ पर बह के जा रही थी, तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि भाई एक मिट्टी की एक परत जैसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये तेज यहाँ पर जो धाराएं तेज से चलती हैं तो यहाँ की जो मिट्टी खुरच कर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो जब भी कभी भी बाढ़ आती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये जो आपको तटबंध देखने को मिल रहा है ना, जिसको मैं आप रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पानी होता है यहाँ पर जब फ्लो करता है तो इसको क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है ना, सिर्फ इसके बीच बीच में ही फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम लेविस कहते हैं या फिर हिंदी में इसको तटबंध कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सी केव की। अब ये सी केव क्या होता है, तो दोस्तों हमने ये भी अपने ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये किसी समुद्र में कोई चट्टान है बड़ी सी, ठीक है ना, या फिर कोई भी एक पर्वत है बड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक चट्टान है, यहाँ पर पानी आता है, ठीक है, जोर जोर से यहाँ पर पानी आता है, इसको खुरच कर यहाँ पर एक गुफा जैसी बन जाती है, ठीक है ना, एक गुफा जैसी यहाँ पर बन जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको हम सी केव कहते हैं, ठीक है ना।
ये जो चट्टान होगी इसमें बड़ा सा छेद हो जाएगा, ये गुफा की तरह बन जाएगा। तो ये मेनली समुद्रों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सी केव कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो हमारा 8th क्वेश्चन है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इन्होंने कौन सी बात कही हुई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ए एंड बी डिस्क्राइब द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन, कि यहाँ पर ए कथन ए और बी में निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि द वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हायर लैटिट्यूड्स के बीच में जो आपको वेजिटेशन मिलती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच बीच में वो वाली जो वनस्पति होती है वो देखने को मिलती है, और इसको हम टैगा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी वनस्पति होती है ये आपने बताना है। तो इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक बार हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो एक 50 से 70 डिग्री के बीच में पाई जाने वाली उत्तरी गोलार्ध में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसका आपने नाम बताना है, और उसको टैगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। अगर आप यहाँ पर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो शीतोष्ण पर्णपाती वन वो होगा नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉनिफरस फॉरेस्ट की तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो यही है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन जरूर करूँगा कि इसमें होता क्या है। तो ये आप अगर हिमाचल प्रदेश में या फिर हिमालय वाले रीजन में अगर आप जाएंगे तो अगर, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसे रीजन्स में जाएंगे जहां पर आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अगर 50 से 70% के 50 से 70 जो डिग्री के बीच में जो जगह आती है तो वहां पर आपको शंकुधारी वन कौन से होते हैं, जो कि इस शेप से आप ये पेड़ दिखते होंगे, ठीक है ना। आपको इस शेप के जरूर से पेड़ दिखे होंगे कभी ना कभी पर्वतों में। तो ये इस प्रकार के क्या होते हैं, वहां पर आपको पेड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसके पत्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, तो ये आपको पर्वतों में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जगह है ये शंकुधारू वन में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको हम टैगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, टैगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका क्या होगा वो सही आंसर होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में कौन सा फीचर सही नहीं है। आपने नो का नॉट का बड़ा ध्यान रखना है अच्छे से। तो इसमें उन्होंने ऑप्शन बताए हुए हैं कि द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन एरिया इज वेरी हाई, कि जो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में आपको जो जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है, ठीक है, वो बहुत ही अधिक है। अब हम यहाँ पर बात करें कि जो घनत्व मतलब कि जो डेंसिटी है वो क्या होती है, तो ये भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो डेंसिटी है मतलब कि 1 किलोमीटर में, ठीक है ना, 1 किलोमीटर में आपको यहाँ पर कितने लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप भारत की बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात करें, ठीक है, 2000 यहाँ पर 11 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारत की जो डेंसिटी है वो कितनी है, लगभग 382 मतलब कि 384 है लगभग, ठीक है ना। 382 83 इतने में है समथिंग। तो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि 384 क्या है, यहाँ पर जो भारत की डेंसिटी है मतलब कि पर किलोमीटर में यहाँ पर 384 लोग रहते हैं। अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का एरिया लगभग 32 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, 32 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर ये डेंसिटी की बात तो हमने कर ली कि डेंसिटी ये होती है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट इन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो यहाँ पर जो डेल्टा है एरिया इज कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट, कि जो भी आपको यहाँ पर मैंग्रोव प्रकार के आपको यहाँ पर जंगल देखने को मिलते हैं इस डेल्टा में, ठीक है ना। और यहाँ पर स्लैश एंड बर्न, ठीक है, स्लैश एंड बर्न को हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि ये इस प्रकार की कृषि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सबो लेक्स होते हैं डॉट द प्लेन एरिया, तो इसको ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो अभी मैं आपको ऑक्सबो लेक के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऑक्सबो लेक भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, तो आपको बताना है। तो हमने ये तो देखा था कि जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है तो वहाँ पर आपको जितने भी एरिया देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता है कि जो उपजाऊ मैदान है वो बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण वहाँ पर जो लोग मिलेंगे आपको वो बहुत ही ज़्यादा लोग मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सबो लेक्स भी देखने को मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो स्लैश एंड बर्न खेती कौन सी होती है, मतलब कि भूमि को जो भी वहाँ के जंगल होते हैं उसको काट दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, फिर खेती की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये
पर्वतीय इलाकों में ये वाली खेती की जाती है। बट अगर हम यहाँ पर बात करें गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के मैदान के, तो ये कौन से इलाके हैं, ये मैदानी इलाके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सबो लेक्स क्या होती है, तो ऑक्सबो लेक वो होती है जैसे कि यहाँ पर आपको पता है ना कि जैसे कि कोई भी, मैं आपको यहाँ पर दूसरे पेज पर बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है ना, जैसे कि एक समुद्र है, तो यहाँ पर जैसे कि एक नदी जा रही है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्यों जा रही है ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो इसके आसपास वाली जो मिट्टी होगी शायद यहाँ वाली थोड़ी सी सख्त आ गई होगी, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मुड़ना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये नदी की एक शेप बताई हुई है। तो जैसे जैसे ये जाती है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि ये इस प्रकार की शेप ले लेती है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की ये शेप ले लेती है, ठीक है। तो ये कभी कभार क्या होता है कि ये जो दोनों एरिया है, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जुड़ जाने के कारण और काफ़ी टाइम में क्या होता है कि एक कई बार ना तेज़ी से यहाँ पर पानी आने लग जाता है। तो तेज़ी से पानी आने के कारण जैसे आप देख सकते हैं, तो ये पानी इसी में से ही सीधा निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से निकल जाता है, इस वाले एरिया में नहीं आता, ठीक है। तो ये वाला एरिया एक टाइम पर क्या होता है कि एकदम कट कर यहाँ पर ऐसे वाली शेप बना लेता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आप कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट था, आपको ये समझ आ भी गया होगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा 10th क्वेश्चन है। तो स्विमर कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज, तो ये जो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी तैराक हैं वो मृत सागर में तैर सकते हैं। तो मृत सागर आपने ऐसा नहीं समझना कि भाई ये मरा हुआ सागर है, ठीक है ना। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको जॉर्डन या फिर इजराइल वाले साइड में आपको इसके बीच बीच में देखने को मिलता है ये वाला सागर। तो यहाँ पर हमने ये एक बार डिस्कस किया था कि जो डेड सी है, ठीक है ना, तो उसमें आपको जो सैलिनिटी वाटर है, ठीक है, मतलब कि उसके पानी में जो नमक की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो मोर वार्म करंट देन कोल्ड करंट ओरिजिनेट इन द सी, कि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, या फिर द सी एक्सपीरियंस मोर हाई टाइड्स देन लो टाइड्स, कि यहाँ पर जो सागर में निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटाओं को अधिक यहाँ पर अनुभव करता है, या फिर द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक द सी डेंस, कि यहाँ पर नमक की मात्रा की अधिकारता जो सागर को सघन बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है क्या है, विंड ब्लो एट द वेरी हाई स्पीड ओवर द सरफेस ऑफ द सी, कि पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ना, तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर 3, वो होगा सही। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो नमक की यहाँ पर मात्रा होगी वो पानी को क्या बना देती है, वो डेंस्ड बना देती है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर जो तैराक होते हैं वो वहाँ पर डूबते नहीं हैं, तैरते ही रहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि वो डूब नहीं सकते फिर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखने को मिली होंगी, नए नए कंसेप्ट आपको आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिले होंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।